गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। शिवानी चौधरी, अनीता चौधरी। कौन आ गया? गरिमा चौधरी, शिवानी चौधरी, अनीता चौधरी। किरण चौधरी। कोमल चौधरी भी आ गई।
पूजा सामोटा, कोमल चौधरी, शालू प्रजापत, किरण चौधरी, शिवानी चौधरी, गरिमा चौधरी, अनीता चौधरी। हाँ बेटा, बात कर रहे हैं आज ट्रांसपिरेशन की। प्लांट फिजियोलॉजी में किसकी बात कर रहे हैं? वाष्प उत्सर्जन की, ट्रांसपिरेशन की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पौधे अपने मूल तंत्र द्वारा मृदा से भारी मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार अवशोषित जल का परिवहन जड़ों से पादप के विभिन्न भागों तथा अंगों में होता है। अवशोषित जल का केवल थोड़ा सा भाग पादप की वृद्धि व अन्य जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है तथा शेष जल पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। तो पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प, वाटर वेपर के रूप में ह्रास की प्रक्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। बेटा बीच में नहीं, कौन बोल रहे हैं बीच में? मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो आप? बेटा अभी है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। अब मत बोलना बीच में, है ना, पहले समझ लो। आप उसको बुक को देखो ही मत, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पढ़ा रहे हैं बेटा। तो अभी क्या बता रही थी मैं कि अवशोषित जल का थोड़ा सा भाग पादप की वृद्धि व अन्य जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है तथा शेष जल पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। पौधों के वायवीय भागों द्वारा जल के वाष्प के रूप में ह्रास की प्रक्रिया को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो बेटा ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो पौधे के वायवीय भाग हैं उनमें से जल वाटर वेपर के रूप में जल का ह्रास होता है और इस प्रक्रिया को अपन ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब वाष्प उत्सर्जन का प्रदर्शन एक सरल प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। मैं आपके साथ एक स्लाइड भी शेयर कर देती हूँ, है ना, एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, देखना बेटा। ये है आपका स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं एक आपको। वाष्प उत्सर्जन में ये देखना इधर की तरफ, ये डायग्राम है। ये बेल्जार का डायग्राम है। तो कुछ और ही खुल रहा है, एक मिनट रुको। ये देख रहे हो, एक आपको बेल्जार दिख रहा है, वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन का प्रदर्शन। तो ट्रांसपिरेशन का प्रदर्शन एक सरल प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रयोग के लिए अपन सिंचित गमले में लगा छोटा पौधा लेते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं, एक गमला है, उसमें अपन ने एक पौधा लगाया है। तो इस प्रयोग के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, वाष्प उत्सर्जन के लिए अपन एक सिंचित गमले में लगा छोटा पादप लेते हैं। गमले की बाह्य सतह तथा उसकी मृदा को पॉलीथीन शीट द्वारा ढक दिया जाता है। अपन देख रहे हैं गमले को किसके द्वारा ढक दिया है, बेल्जार एक पॉलीथीन शीट के द्वारा ढक दिया जाता है ताकि उसकी सतह से वाष्पीकरण ना हो। मतलब ट्रांसपिरेशन के प्रयोग के लिए गमले की बाह्य सतह तथा उसकी मृदा को पॉलीथीन शीट के द्वारा ढक दिया जाता है तथा ताकि उसकी सतह से वाष्पीकरण ना हो सके। अब इस गमले को गिलास शीट पर रखकर शुष्क बेलजार से ढक देते हैं। ये चारों तरफ जो देख रहे हो, ये है गमले को अपन ने बेलजार से ढक दिया है। बेलजार के किनारे वैसलीन अथवा मोम से सील कर देते हैं।
ये देख लो वैसलीन, तो बेलजार का जो किनारा है उसे वैसलीन से या मोम से सील कर देते हैं ताकि वाष्प वाटर वेपर बाहर ना निकल पाए। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि बेलजार, ये देखना डायग्राम में, बेलजार की भीतरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती हैं और इन बूंदों का निर्माण, ये लिखा हुआ है जल की बूंदें, इन बूंदों का निर्माण पादप के वायवीय भागों से उत्सर्जित वाष्प के बेलजार से टकराकर कंडेंसेशन से होता है। तो अपन ने देखा कि एक डायग्राम देखा, तो अपन ट्रांसपिरेशन को कैसे दिखा सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन के लिए अपन गमले में लगा एक छोटा पादप लेते हैं और गमले की बाह्य सतह तथा उसकी मृदा को पॉलीथीन शीट के द्वारा ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि गमले की बाह्य सतह को अगर अपन पॉलीथीन शीट से ढक देते हैं तो उसकी सतह से वाष्पीकरण ना हो सके। अब इस गमले को क्या करते हैं, ग्लास शीट पर रखकर शुष्क बेलजार से ढक देते हैं और बेलजार के किनारे वैसलीन अथवा मोम से सील कर देते हैं ताकि वाष्प बाहर ना निकल पाए। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि बेलजार की भीतरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें, ड्रॉप्स दिखाई देने लगती हैं। इन बूंदों का निर्माण पादप के वायवीय भागों से उत्सर्जित वाष्प के बेलजार से टकराकर संघनन, कंडेंसेशन से होता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन व वाष्पीकरण में क्या अंतर है, मतलब वाष्प उत्सर्जन व इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन व इवेपोरेशन में अंतर क्या है। तो ट्रांसपिरेशन में वाष्प वाटर वेपर का निर्माण पादप के आंतरिक ऊतकों में होता है, लेकिन इवेपोरेशन में वाटर वेपर वाष्प का निर्माण जल की मुक्त सतह पर होता है। दूसरा है ट्रांसपिरेशन में भौतिक व जैविक दोनों क्रियाएं सम्मिलित हैं जो पादप संरचना तथा फिजियोलॉजी कार्य की अवस्था पर निर्भर करती हैं, लेकिन इवेपोरेशन में केवल एक भौतिक क्रिया है जो वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। मतलब बेटा जो वाष्प उत्सर्जन है, ट्रांसपिरेशन है, उसमें भौतिक व जैविक दोनों क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन, क्योंकि वाष्पीकरण है, उसमें केवल एक ही भौतिक क्रिया है जो कि वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। इसी प्रकार ट्रांसपिरेशन में जीवित कोशिकाओं में कार्यरत अनेक दाब नियंत्रित करते हैं। मतलब ट्रांसपिरेशन को बेटा लिविंग सेल्स में, जीवित कोशिकाओं में कार्यरत अनेक दाब नियंत्रित करते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में इस प्रकार के दाबों का नियंत्रण नहीं होता। ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन पौधों में एक आवश्यक बुराई है, एक नेसेसरी इविल है जो पत्तियों की सतह को नम व ठंडा रखता है, लेकिन वाष्पीकरण इवेपोरेशन सतह शुष्क वाष्पीकरण इवेपोरेशन के फलस्वरूप सतह शुष्क हो जाती है। ट्रांसपिरेशन की क्रिया द्वार कोशिकाओं की क्रियाशीलता द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन इवेपोरेशन किसी प्रकार की कोशिकाओं का नियंत्रण नहीं होता। इवेपोरेशन में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का नियंत्रण नहीं होता। तो अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर लॉस, जल ह्रास की मात्रा। मतलब ट्रांसपिरेशन द्वारा जल ह्रास की मात्रा विभिन्न जातियों में
भिन्न भिन्न होती है। वास्तव में जल ह्रास की मात्रा पादप द्वारा फोटोसिंथेसिस तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में प्रयुक्त जल से कई गुना अधिक होती है। एक अनुमान के अनुसार ट्रांसपिरेशन में वाष्प उत्सर्जन में पादप अवशोषित जल के लगभग 95% से 98% भाग का ह्रास लॉस करता है। वाष्प उत्सर्जन को पादप द्वारा शुष्क भार निर्माण के संदर्भ में निरूपित किया जाता है। पादप द्वारा अवशोषित जल की मात्रा तथा शुष्क भार उत्पादन के अनुपात को ट्रांसपिरेशन रेशो अथवा ट्रांसपिरेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। मतलब पादप द्वारा अवशोषित जल की मात्रा तथा शुष्क भार उत्पादन के अनुपात को ट्रांसपिरेशन रेशो कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन अनुपात कहते हैं या ट्रांसपिरेशन कोएफिशिएंट वाष्प उत्सर्जन गुणांक कहते हैं। स्थलीय पादपों में ट्रांसपिरेशन अनुमान का मान 100 से 150 इकाई होता है, अर्थात 1 ग्राम शुष्क भार उत्पादन के लिए 100 से 50 ग्राम जल का वाष्प उत्सर्जन होता है। मीजोफिटिक प्लांट्स मध्योद्भिद पादपों के लिए वाष्प उत्सर्जन अनुपात 300 से 500 इकाई, जबकि जीरोफिटिक प्लांट्स में इसका मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। इस प्रकार मरुद्भिद पादप मध्योद्भिद पादपों की तुलना में जल उपयोग में अधिक सक्षम होते हैं। इसी प्रकार C3 प्लांट्स में C4 प्लांट्स की तुलना में वाष्प उत्सर्जन अनुपात मतलब ट्रांसपिरेशन रेशो अधिक होता है, अर्थात C4 पादप जल उपभोग की दृष्टि से C3 पादपों की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। मतलब अपन क्या देखते हैं, ट्रांसपिरेशन रेशो। मेन बात यह है कि जो C3 प्लांट्स हैं उनमें C4 प्लांट्स की तुलना में ट्रांसपिरेशन रेशो अधिक होता है, अर्थात जो C4 प्लांट्स हैं वो जल उपभोग की दृष्टि से C3 पादपों की तुलना में अधिक एफिशिएंट होते हैं। कपास का एक पौधा औसत 1 लीटर जल प्रतिदिन वाष्प उत्सर्जन करता है। मतलब अगर अपन कॉटन के प्लांट को देखते हैं तो उसमें से डेली प्रतिदिन 1 लीटर जल का ट्रांसपिरेशन होता है। इसी प्रकार मक्के के पौधा जो मेज का प्लांट है वो प्रतिदिन 3 से 4 लीटर वाष्प उत्सर्जन करता है। और इसी प्रकार भोजपत्र जिसको कि वृक्ष कहते हैं वो इसी प्रकार भोजपत्र जिसको कि वृक्ष कहते हैं वो प्रतिदिन 300 लीटर वाष्प उत्सर्जन करता है। तो हमने क्या देखा, ट्रांसपिरेशन व इवेपोरेशन में अंतर क्या है, और कपास का एक पौधा प्रतिदिन 1 लीटर जल का ट्रांसपिरेशन करता है। इसी प्रकार वृक्ष BRICH भोजपत्र का वृक्ष प्रतिदिन 300 लीटर वाष्प उत्सर्जन करता है। मनीषा धेनवाल आई हैं। मनीषा धेनवाल, अब लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन ब्रीफ। वाष्प उत्सर्जन के प्रकार के बारे में। तो वाष्प उत्सर्जन पादप के सभी वायवीय भागों से होता है। मृदा सतह से बाहर स्थित जड़ें भी वाष्प उत्सर्जन करती हैं, परंतु इसकी मात्रा नगण्य होती है। तो ट्रांसपिरेशन करने वाले पादप भाग के आधार पर
यह 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक तो है बेटा फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, पर्णीय अथवा रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। दूसरा है क्यूटिक्यूलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन, मतलब इसको कहेंगे क्यूटिक्यूलर या एपिडर्मल वाष्प उत्सर्जन। तीसरा है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, वात रंध्री वाष्प उत्सर्जन। तो अपन बात करते हैं अभी फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो इसमें पत्तियां ट्रांसपिरेशन के प्रमुख अंग हैं, मतलब जब पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है तो इसे फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब पर्णीय वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब पत्तियों के द्वारा, लीव्स के द्वारा ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है, तो इससे फोलियर ट्रांसपिरेशन, पर्णीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों से जल का ह्रास रंध्रों के द्वारा होता है, इसलिए इसे स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। बेटा मतलब जो फोलियर ट्रांसपिरेशन है उसको स्ट्रोमेटल रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं लीव्स में स्ट्रोमेटास उपस्थित होते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, और जो पत्तियों में जल का जो लॉस है, जल का ह्रास है, वो स्ट्रोमेटास द्वारा होता है। इसलिए जब पत्तियों से जल का ह्रास स्ट्रोमेटास रंध्रों के द्वारा होता है तो इसे अपन रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। पादप द्वारा कुल ट्रांसपिरेशन का लगभग 90 से 97% तक वाष्प उत्सर्जन पत्तियों द्वारा होता है। पत्ती के आंतरिक ऊतक रंध्रों के माध्यम से सीधे ही बाह्य वातावरण से जुड़े रहते हैं, इसलिए रंध्रों के खुले रहने पर यह वाष्प उत्सर्जन जारी रहता है तथा बंद होने पर रुक जाता है। मतलब अपन देखते हैं पत्तियों में स्ट्रोमेटास मिलते हैं, रंध्र मिलते हैं, तो जब ये रंध्र स्ट्रोमेटास खुले रहते हैं, ओपन होते हैं, तो रंध्रों के द्वारा ट्रांसपिरेशन संपन्न होता है। लेकिन जब पत्तियों में रंध्र, पत्तियों में स्ट्रोमेटास बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन की क्रिया भी रुक जाती है। दूसरा है बेटा क्यूटिक्यूलर और एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन। तो पादप के वायवीय भागों की एपिडर्मिस मोम जैसी परत के द्वारा ढकी रहती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल अपारगम्य होती है, लेकिन जब यह क्यूटिकल पतली परत के रूप में होती है तो पारगम्य होती है। अपन देखते हैं जो भी प्लांट है उसके जो एरियल पोर्शन है, वायवीय भाग है, जैसे कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसके द्वारा प्लांट्स में ढकी होती है? क्यूटिकल की एक परत के द्वारा ढकी हुई होती है। और जब ये क्यूटिकल पतली परत के रूप में होती है तो यह परमिएबल होती है, पारगम्य होती है, और इसके अतिरिक्त इसमें जगह जगह पर दरारें होती हैं। क्यूटिकल में क्या होता है? जगह जगह पर क्रैक्स होते हैं। एपिडर्मल कोशिकाओं की बाह्य सतह से वाष्प उत्सर्जित जल क्यूटिकल से होकर बाह्य वातावरण में आ जाता है। इसे एपिडर्मल या क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पादप द्वारा कुल ट्रांसपिरेशन का 3 से 10% तक वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन इस विधि द्वारा होता है तथा ये निर्बाध रूप से जारी रहता है। शाकीय पादपों में जहाँ क्यूटिकल अनुपस्थित होती है इसकी मात्रा अधिक होती है, जबकि मरुद्भिदी पादपों में जहाँ मोटी क्यूटिकल उपस्थित होती है इसकी मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। कहने का मतलब है जो भी जीरोफिटिक प्लांट्स है उसमें
थिक क्यूटिकल, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। और चूंकि जीरोफिटिक प्लांट्स में थिक क्यूटिकल पाई जाती है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है, क्योंकि अगर क्यूटिकल ही थिक होएगी तो वो पारगम्य कम होएगी और मतलब परमेबल कम होएगी, तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। लेकिन जो शाकीय पादप है, हर्बेशियस पादप हैं, हर्बेशियस प्लांट्स हैं, वहां पे क्यूटिकल अनुपस्थित होती है, क्यूटिकल एब्सेंट होती है और इसकी मात्रा मतलब ट्रांसपिरेशन अधिक होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है जहाँ क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन की, वात रंध्री वाष्प उत्सर्जन की। तो काष्ठीय तनु व फलों की सतह पर छाल में अनेक विशिष्ट छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। अपन देखते हैं तने हैं व फल की सतह। तो तने जो कि वुडी हैं, जो तने वुडी हैं व फलों की सतह पर छाल में अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लेंटिसिल्स कहते हैं। इनमें अंतरकोशिक अवकाशों द्वारा इनमें अंतरकोशिक अवकाशों युक्त मृदुत की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं, पूरक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं से जल वाष्प के रूप में धीरे धीरे बाह्य वातावरण में विसरित होता रहता है और इसे लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। मतलब लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि लेंटिसिल्स में अंतरकोशिक अवकाश युक्त मृदुत की कोशिकाएं पाई जाती हैं और जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पूरक कोशिकाएं कहते हैं। तो इन कोशिकाओं से, इन पूरक कोशिकाओं से जल वाटर वेपर के रूप में धीरे धीरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाह्य वातावरण में विसरित होता रहता है। इसे लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यह वाष्प उत्सर्जन भी सतत रूप से जारी रहता है परंतु इसकी मात्रा नगण्य होती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन भी देखा। अब अपन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर ट्रांसपिरेशन क्या था, जब पत्तियों के द्वारा, मतलब पत्तियों के द्वारा होने वाले ट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं, फोलियर ट्रांसपिरेशन। तो पर्णीय वाष्प उत्सर्जन की क्रियाविधि क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोलियर ट्रांसपिरेशन क्या है, तो पत्ती की सभी जीवित कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में जल भरा रहता है तथा इनका प्रोटोप्लास्ट तथा कोशिका भित्तियां भी जल संतृप्त होती हैं। इन कोशिकाओं को जल पर्णशिराओं की वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं, ट्रैकिड्स एंड वेसल से प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होती हैं। चूंकि अंतरकोशिक अवकाशों का डीपीडी स्फीत कोशिकाओं की तुलना में अधिक होता है, अतः स्फीत कोशिकाओं से जल परासरण द्वारा अंतरकोशिक अवकाशों में आ जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप अंतरकोशिक अवकाश जल संतृप्त हो जाते हैं। सभी अंतरकोशिक अवकाश आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण के संपर्क में होते हैं। बाह्य वातावरण अंतरकोशिक अवकाशों तथा उपरंध्रीय गुहा की तुलना में कम संतृप्त होता है, डीपीडी का मान अधिक होता है, इसलिए जल वाष्प के रूप में खुले रंध्रों से बाहर विसरित हो जाता है। तो अपन देखते हैं फोलियर ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म। तो पत्ती की जो लिविंग सेल्स हैं उसमें उनकी रिक्तिका में, पत्ती की जो जीवित कोशिका है उनमें जो रिक्तिका होता है, वैक्यूल होता है, उसमें जल भरा होता है और चूंकि इनमें जल भरा होता है तो प्रोटोप्लास्ट तथा कोशिका भित्तियां भी जल से संतृप्त रहती हैं, सेचुरेट रहती हैं। इन कोशिकाओं को जल पर्णशिराओं की
वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं स्फीत अवस्था में रहती हैं। मतलब पत्ती की जो सभी कोशिकाएं हैं वो स्फीत अवस्था में रहती हैं और अंतरकोशिक अवकाशों का डीपीडी, अंतरकोशिक अवकाशों का डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट स्फीत कोशिकाओं की तुलना में अधिक होता है। अतः स्फीत कोशिकाओं से जल परासरण द्वारा ऑस्मोसिस द्वारा अंतरकोशिक अवकाशों में आ जाता है और इस क्रिया के फलस्वरूप अंतरकोशिक अवकाश जल संतृप्त हो जाते हैं। सभी अंतरकोशिक अवकाश आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण के संपर्क में होते हैं। एक में मोनिका धायल आ गई, इनको एडमिट कर देते हैं। मोनिका धायल। मैम मेरी भी। कौन बोल रहे हैं? मनीषा डेनवाल मैम। मनीषा लगा दी बेटा, मनीषा देनवाल, मोनिका धायल। आज तो कितने जने आए? हाँ ठीक है। अब है अपन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोमेटा। तो अपन देखते हैं द्विबीजपत्री पादपों की डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं, जबकि एक बीजपत्रियों की आइसोबाइलेटरल लीव्स में दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब है बेटा जो भी डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स हैं उनकी जो मतलब द्विबीजपत्री पादपों की डॉर्सी वेंट्रल लीव्स में रंध्र केवल निचली सतह पर पाए जाते हैं, जबकि जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसमें मोनोकॉट प्लांट्स की समद्विपार्श्विक पत्तियों की दोनों सतह पर स्टोमेटास पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त द्विबीजपत्रियों की पत्ती में रंध्र अनियमित वितरित होते हैं, जबकि एक बीजपत्रियों में समानांतर अनुदैर्ध्य पंक्तियों में रंध्र विन्यासित होते हैं। इसी प्रकार मरुद्भिद जातियों में रंध्र धसे हुए होते हैं अथवा गर्त या खांच में तथा मध्योद्भिद जातियों में सतह के समतल स्थित होते हैं। मतलब जो भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उसमें बेटा जो स्ट्रोमेटाज होते हैं संकन स्ट्रोमेटाज होते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं अथवा ये रंध्र स्ट्रोमेटल पिट्स गर्त या खांच में धसे हुए रहते हैं। किसमें? जीरोफिटिक प्लांट्स में। लेकिन जो मीजोफिटिक प्लांट्स हैं मध्योद्भिद जातियां हैं उनमें रंध्र कहाँ होते हैं? सरफेस लेवल पर स्थित होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट्स में जलोद्भिद पादपों में रंध्र सतह पर उभरे हुए होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं अथवा निष्क्रिय होते हैं। जो भी बेटा जल में रहने वाले पादप हैं मतलब जलोद्भिद पादप हैं उनमें या तो रंध्र अनुपस्थित ही होते हैं, रंध्र एब्सेंट होते हैं, या रंध्र स्टोमेटास होते भी हैं तो निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, या रंध्र सतह पर उभरे हुए होते हैं। किसमें? हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोमेटा। तो कल अपन देखेंगे पत्ती की दोनों सतह पर रंध्रों के विवरण के आधार पर पौधों को कुछ वर्गों में रखा गया है। क्या है? पत्ती की दोनों सतह पर रंध्रों के वितरण के आधार पर पौधों को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया है। पहला है एप्पल एंड मलबरी टाइप। कल देखेंगे पोटैटो टाइप। एप्पल एंड मलबरी टाइप मतलब सेब तथा शहतूत प्रकार, आलू प्रकार, पोटैटो टाइप, पोटैटो टाइप, और एक है तीसरा ओट टाइप, जई प्रकार, ओट टाइप, जई प्रकार। चौथा है वाटर लिली टाइप, वाटर लिली प्रकार, और पांचवा है पोटामोजिटोन टाइप। क्या है? पोटामोजिटोन टाइप। तो अपन बात करते हैं एप्पल एंड मलबरी टाइप, सेब तथा शहतूत प्रकार। जब मतलब रंध्र केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं तो
एप्पल एंड मलबरी टाइप में जो स्टोमेटास हैं वो केवल पत्ती की, लीफ की निचली सतह पर ही उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां हाइपोस्टोमेटिक, अधोरंध्री कहलाती हैं। मतलब जब रंध्र स्टोमेटास केवल पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी पत्ती को, ऐसी लीव्स को अधोरंध्री कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। जैसे कि एप्पल है, एप्पल, सेब है, बरगद है, बनियन है, व शहतूत है, मलबेरी है। तो इसका नाम क्या हो गया? एप्पल एंड मलबरी टाइप। मतलब जब स्टोमेटास केवल पत्ती की निचली सतह पर ही उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की पत्तियां हाइपोस्टोमेटिक कहलाती हैं, अधोरंध्री कहलाती हैं। दूसरा है पोटैटो। दूसरा क्या है? पोटैटो टाइप, आलू प्रकार। जब स्टोमेटास पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं। आलू प्रकार में क्या होता है? जब रंध्र स्टोमेटास पत्ती की दोनों सतह, निचली सतह व ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं तो इसे आलू प्रकार, पोटैटो टाइप कहते हैं। लेकिन निचली सतह पर ऊपरी सतह की तुलना में स्टोमेटास अधिक होते हैं। पोटैटो टाइप में क्या होता है? पत्ती की लोअर सरफेस पर ऊपरी सतह की तुलना में स्टोमेटास अधिक होते हैं। तो इस प्रकार की पत्तियां एम्फीस्टोमेटिक, उभयरंध्री कहलाती हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा? आलू है, टमाटर है, पी है, सनफ्लावर है। तो पोटैटो टाइप अपन ने देखा। मलबरी टाइप, मलबरी टाइप में क्या था? रंध्र केवल पत्ती की निचली सतह पर उपस्थित थे और पोटैटो टाइप में रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित थे। अब है ओट टाइप, जई प्रकार। जब या पत्ती की दोनों सतह पर रंध्र लगभग समान संख्या में उपस्थित होते हैं। ओट टाइप में जो है जई प्रकार में क्या होता है बेटा? पत्ती की दोनों सतह पर, निचली सतह पर व ऊपरी सतह पर स्ट्रोमेटास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये स्ट्रोमेटास लगभग समान संख्या में उपस्थित होते हैं। पत्ती की निचली सतह पर अगर 5 स्ट्रोमेटास हैं तो पत्ती की ऊपरी सतह पर भी 5 स्ट्रोमेटास होंगे। तो पत्ती की दोनों सतह पर रंध्र लगभग समान संख्या में उपस्थित होते हैं। इनको भी उभयरंध्री कहते हैं। जैसे ओट टाइप, जई प्रकार के उदाहरण क्या क्या है बेटा? गेहूं, वीट, बार्ले, जौ, जई, जई को ओट बोलेंगे, और कोचिया, कोचिया आदि, KOCHIA, कोचिया। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोमेटा। तो आता क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन को डिफाइन कीजिए एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोमेटा। एक क्वेश्चन तो ये मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, अपन वो भी पढ़ेंगे। एक मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटल मूवमेंट, मतलब मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रोमेटल मूवमेंट को भी